मैं सुशील कुमार तिवारी अपने कैमरामैन संजय गुप्ता के साथ आज पहुंच गए हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के नेता उज्जवल रमण सिंह के यहाँ, जो प्रत्याशी हैं करछना विधानसभा क्षेत्र से। आज उनके साथ हम दिन भर गुजारेंगे और जानेंगे क्या रहती है उनकी चुनाव के दौरान दिनचर्या। चलते आइए उनके घर। चुनाव प्रचार से निकलने से पहले उज्जवल रमण सिंह अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं उनको जान रहे हैं और उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं आज का प्रचार कैसे किया जाए, और इसको लेकर वो यहाँ पर रणनीति बना रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ में बैठ के उनकी राय जान रहे हैं कि क्या किया जाए। उज्जवल रमण सिंह जी इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से निकलने से पहले यहाँ पर नाश्ता करके निकलेंगे। क्या रुचि है खाने में आपको? किस तरह खाना पसंद करते हैं आप? हम सब चीज़ खा लेते हैं, कोई विशेष नहीं, जो भी घर में बन गया। और सवेरे हम जो है नाश्ता नहीं खाना खा कर निकलते हैं, फिर रात को जब भी लौटेंगे तो फिर खाना, फिर दिन भर फिर कुछ नहीं, फिर जो गांव में मिल गया, जो लोग खिलाते पिलाते लोग रहते हैं, इतना लोगों का प्रेम व्यवहार रहता है। और खाने में कोई विशेष वो नहीं है, सभी तरह की सीजनल जो भी सब्जियां हैं, जो भी चीज़ है। और नॉर्मली जो है ये रहता है कि जाड़े के समय जो है बाजरे की रोटी जो है थोड़ा ज़्यादा हम लोग खाते हैं, ज़्यादा पसंद है। तो जब तक 3-4 महीने जो जाड़े का पीरियड रहता है तो उसमें जो है बाजरे की रोटी और सब्जी जो भी है, माना जाए कि बाजरे की रोटी काफी आपको एनर्जी देती है। और इसके अलावा रुचि जो है आपकी, जैसे आजकल तो चुनाव चल रहा है, चुनाव में व्यस्त हैं, और रुचि आपकी क्या क्या है? समय बिल्कुल नहीं मिल पाता है। रात को 10-11 बजे जब लौटते हैं तो उसके बाद समय बिल्कुल ही नहीं रहता कि किसी और एक्टिविटी को किया जाए। लेकिन कभी अगर टाइम मिल गया तो आदमी कभी भजन सुन लिया, कभी गाना एक आध सुन लिए जो है। इसके अलावा एकदम ही समय, और कभी थोड़ा बहुत टीवी देख लेते हैं कि दिन भर की क्या खबर रही देश दुनिया की, उसकी भी जानकारी हो जाती है। क्या फिल्मों को लेकर भी कुछ रुझान है आपका? है, लेकिन चुनाव के दरमियान बिल्कुल कोई रुझान नहीं है। जिस तरह नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर उज्जवल रमण सिंह जी, उन्होंने बताया क्या उनकी रुचि है। अभी फिलहाल वो चुनाव में इतने व्यस्त हैं कि उनको बिल्कुल समय नहीं मिल पाता है कि जो उनकी जो रुचि है उसको पूरा कर सकें। और अब वो नाश्ता करने के बाद यहाँ से चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के काफी बड़े नेता कुंवर रेवती रमण सिंह जी घर में इस वक्त हैं। उज्जवल रमण सिंह उनके बेटे हैं। इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उनके गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति बन रही है, क्या कहना है, बताएं। उसे चुनाव ठीक है और आज की तारीख में उज्जवल भारी बहुमत से जीत रहे हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी जगह जगह पैसा बांट रही है और बड़े पैमाने पर शराब पैसा बांटने का उनका प्रोग्राम है। उनका लास्ट रिजॉर्ट यही है। पब्लिक में आज चुनाव वो हार चुके हैं। ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, कितना फर्क पड़ रहा है इस बार चुनाव में? उसका काफ़ी फर्क है। और हमारे समझ से कि 70% 75% हमारा अनुमान है कि गठबंधन की ही सरकार बनेगी। आप किस तरह प्रचार में सहयोग कर रहे हैं बेटे? क्योंकि आपका गढ़ है करछना, वहां से आप कई बार विधायक रहे और वहां पर काफी विकास भी आपने किया है, तो किस तरह बेटे का सहयोग कर रहे हैं आप? हम करछना कार्यकर्ता मीटिंग में हम गए भी थे और फिर 2-3-4 मीटिंगें और करछना में हम कर देंगे। किस तरह आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बेटे की इस बार वो सफल होकर विधानसभा में पहुंचे? अब यही हम हर जगह जा रहे हैं, यहाँ बुलवा के कह रहे हैं, और 3-4 मीटिंग कर देंगे, वो पर्याप्त होगी। और मुख्यमंत्री का भी प्रोग्राम होने वाला है करछना में, तो मुझे उम्मीद है कि उज्जवल अब की भारी बहुमत से जीतेंगे। लोगों ने ये देख लिया है कि पिछले 10 सालों में करछना के जो कोई विकास नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ वह हमने और उज्जवल ने ही किया है। तो अब जनता भी बहुत परेशान हो चुकी है। अब जनता ने मन बना लिया है कि अब के उज्जवल को ही जिताएंगे। उज्जवल के जो पिता हैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी, वो साफ कह रहे हैं कि इस बार विकास पर जरूर वोट देंगे, क्योंकि जो भी विकास किया है उन्होंने काफी विकास किया है। उज्जवल भी लगातार विकास में सहयोग कर रहे हैं करछना क्षेत्र का, तो इनको उम्मीद है इस बार भारी बहुमत के साथ में काफी वोटों से उज्जवल विजयी होंगे। हम
हमारी टीम अब उज्जवल रमण सिंह जी के साथ में करछना विधानसभा क्षेत्र के लिए निकल चुकी है और वो चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं। आइए उनसे जानेंगे क्या प्लानिंग रहती है, किस तरह आप प्रचार के लिए निकलते हैं, क्या आपका पूरा दिन भर का जो वो सिस्टम रहता है। देखिए, हम लोगों का बाबूजी जब से चुनाव लड़ते रहे तो एक तरीका व्यक्तिगत जनसंपर्क का रहा। इस बार जो है बस वही तरीका हम लोग अपनाते हैं, व्यक्तिगत रूप में लोगों से मिलना। लोग उसमें अपनी व्यथा भी बतलाते हैं, अपनी समस्या भी बतलाते हैं, उससे रूबरू होकर उनकी समस्याओं का हम लोग चुनाव के बाद दूर करने का आश्वासन देते हैं। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से हम मिल सकें, हमारा व्यक्तिगत प्रयास यही रहता है। इसके अलावा काफ़ी रूठे भी होते हैं, बहुत से लोग नाराज़ भी होते हैं, उन्हें कैसे मनाते हैं, क्योंकि वो वही बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी आपके ऊपर है। वो स्वाभाविक है, जैसे घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों संतुष्ट नहीं रहते, तो उसी की तरह ये हमारा बड़ा परिवार है। तो स्वाभाविक है कि सबको उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप चीज़ें नहीं मिल पाती हैं और लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं भी सबकी अलग अलग हैं। हर आदमी चाहता है कि मुझे कुछ न कुछ लाभ मिले। तो ये है कि जिन लाभों को हम लोग ठीक कर पाए, नहीं तो आगे भविष्य के लिए कि भाई इन कमियों को दूर किया जाएगा, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा जाएगा। ये हम लोग की कोशिश रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हम लाभ दे सकें और संतुष्ट कर सकें, ये प्रयास रहता है। जो करछना क्षेत्र है, आपके फादर कुंवर रेवती रमण सिंह जी का गढ़ रहा है और काफ़ी उनका वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक कद्दावर नेता वहाँ के हैं। तो ऐसे में विकास की अगर हम बात करें तो क्षेत्र में विकास किस तरह हुआ है और आपने उसमें क्या योगदान किया है। देखिए, 2 रूप में करछना को देखना चाहिए कि परिसीमन के पहले और परिसीमन के बाद। परिसीमन के पहले जो क्षेत्र हमारे पास था वो पिछले 40 सालों से हमसे व्यक्तिगत रूप में जुड़ा हुआ था। परिसीमन के बाद आधा क्षेत्र हमारा कटकमेजा में चला गया और आधा मुझे नया मिला, जो कि शहर दक्षिणी का हिस्सा है और 12 विधानसभा का हिस्सा है। ये क्षेत्र हमसे कुछ नया था, लेकिन हम लोगों की पिछले 5 सालों में ये कोशिश रही कि लगातार इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी बहुत कमज़ोर रही शुरू से ही। लेकिन हमारा प्रयास ये रहा कि 5 सालों में हम लोगों ने यहाँ संगठन अपना मजबूत किया है, लोगों के बीच अपनी पैठ बनाई है और करछना में जिस तरीके से पिछले 5 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कृपा से परियोजनाएं आई हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद और बड़ा भारी भरकम पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करछना विधानसभा की बात करें तो दिया है। भारतीय जनता पार्टी के खाली उन्होंने गंगा के नाम का उपयोग किया वोट की राजनीति के लिए, लेकिन हमने तो करके दिखाया है, लोगों के सामने करके दिखाया है कि 100 करोड़ रुपया हमने गंगा के किनारे पक्के घाट बनाने के लिए दिया और ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि, और ये करछना विधानसभा में है। पुल बनाने के लिए हमने पैसा दे दिया, इसकी भी जल्द हम शुरुआत करवा देंगे। तो ये तो विकास की बात रही, विकास काफ़ी हुआ है करछना में, दिखता भी है। लेकिन जिस तरह इस बार कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, तो क्या इसका प्रभाव दिखता है चुनाव में। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे जो फैसला लिया है ये बहुत ही अच्छा फैसला है और मुझे लगता है कि इसका लाभ होगा और गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। जिस तरह राहुल गांधी और साथ में अखिलेश जी एक साथ रोड शो भी कर रहे हैं, एक साथ प्रचार में भी जा रहे हैं, तो जनता इसको किस रूप में ले रही है। जनता अच्छे रूप में ले रही है, 2 युवाओं की जोड़ी के रूप में ले रही है और लोग लड़के कभी कभी कहते हैं ये 7 यूपी को पसंद है और मुझे लगता है 11 मार्च को जब फैसला आएगा तो निश्चित तौर पर इस गठबंधन को भारी सफलता मिलने जा रही है। जिस तरह जाति समीकरण की बात करें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है करछना क्षेत्र से निषाद जाति का है और जो दूसरी पार्टी बीएसपी है उसने दीपक पटेल को उतारा है, तो ऐसे में ये नहीं मानते हैं जाति समीकरण है वो इस चुनाव में काम करेगा या विकास का जो आपने विकास की बात की वो काम करेगा। देखिए, पार्टियां तो प्रयोग करती रहती हैं और पार्टियां प्रयोग करती रहेंगी जातियों का, लेकिन मैं तो स्पष्ट रूप से और हमारी पार्टी का भी मानना है कि अब की बार सकारात्मक वोट के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं और सकारात्मक वोट हमारा विकास के लिए है कि अगर उत्तर प्रदेश में, अगर इलाहाबाद में और इलाहाबाद के करछना
विधानसभा क्षेत्र में अगर हमने काम किया है तो उस विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, न कि किसी जात के नाम पर। जैसे मोदी जी लगातार लोगों को सपने दिखा रहे हैं, कई वायदे भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ, परिवर्तन लाएंगे, परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि उनका परिवर्तन का जो नारा है वो आप पर कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभावित करेगा? देखिए, मोदी जी से तो उत्तर प्रदेश की जनता को पूछना चाहिए, जिसने 73 सांसद दिए। आज देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से जीत कर गए हैं, लेकिन एक भी एम्स के लिए आपने उत्तर प्रदेश को जो है इस लायक नहीं समझा। जहां पर 22 करोड़ आदमी रहता हो और एम्स आप कहां ले जाते हो? अपने गृह प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है मोदी जी के बारे में। आप निवेश कहां करवाते हैं 30,000 करोड़ का? वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर गुजरात में ले जाते हो, जहां सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं, जहां सबसे ज़्यादा युवा नौकरी की तलाश में हैं। उस प्रदेश को आपने 30,000 करोड़ में 3,000 करोड़ भी दे दिया होता तो हमको खुशी होती कि देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के साथ इंसाफ किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नीयत कहीं न कहीं साफ नहीं है। सिर्फ वोट लेने की नीयत थी। वोट लेने के बाद उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान आज ठगा सा महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो नीतियां हैं उनके बारे में। तो मैं तो बस उम्मीद करूंगा कि चुनाव में उनको जवाब मिल जाएगा। 11 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बिहार के बाद इनकी भी बत्ती यहाँ पर गुल होने वाली है। तो जिस तरह कह रहे हैं बत्ती गुल होने वाली है, मायावती जी की बात करें हैं, मायावती जी जिस दलित और मुस्लिम फैक्टर की बात करती हैं, वो कह रही हैं दलित और मुस्लिम उनके साथ में हैं और वो उनको सत्ता मिला देगा। क्या लगता है कि दलित और मुस्लिम समाजवादी पार्टी साथ नहीं देगा? देखिए, अक़लियत के लोग भी बहुत समझदार लोग हैं। वो इस चीज़ को जानते हैं कि 3 बार मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है सरकार बनाई है और चौथी बार क्या गारंटी है कि अगर हंग असेंबली होती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में नहीं जाएंगी। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से अक़लियत के लोग मायावती जी को पहचानते हैं। जैसे किसानों के बारे में भी अलीगढ़ की रैली में मोदी जी ने कहा कि जो उनका गेहूं है वो सरकार नहीं खरीदती है, जबकि मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, अन्य जगह उनकी सरकार है, तो 70% सरकार गेहूं खरीदती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3% ही गेहूं सरकार खरीदती है। ऐसे में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को समझते हैं तो उनको इसमें आगे पहल करनी चाहिए थी। सौतेला व्यवहार किसान के साथ हुआ। मैं तो कहता हूं कि 3 साल पिछला सूखा रहा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि में फसलें खराब हुई और केंद्र सरकार का एक भी सहयोग, इन्होंने कहा था आधा पैसा केंद्र देगी, आधा पैसा प्रदेश सरकार देगी, लेकिन केंद्र सरकार का कोई भी सहयोग उसमें ओलावृष्टि, अतिवृष्टि में नहीं हुआ। किसान लगातार बर्बाद होता रहा। और मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी खरीद होती है, स्टेट पूल नहीं खरीदता है, सेंट्रल पूल की खरीद होती है, एफसीआई उसको खरीदती है। एफसीआई किसके अंडर में है? देश के प्रधानमंत्री अगर अनभिज्ञ हैं, लोगों से झूठ बोलने की अगर आदत बना रखी है, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। एक अच्छी पहल की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश को एक देश के रोड मैप पर लाने का उन्होंने प्रयास किया है। विकास यहाँ पर दिखता है। अगर करछना की बात करें, इलाहाबाद में करछना में काफी विकास दिखता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कुंवर रेवती रमण सिंह के लंबे समय तक मंत्री रहे, उनका किस तरह आशीर्वाद अपने बेटे उज्जवल रमण सिंह जी के साथ में है, किस तरह का आशीर्वाद उनके साथ में है और किस तरह वो आपका सहयोग कर रहे हैं? पूरा आशीर्वाद है। हमारे संसदीय क्षेत्र या इलाहाबाद की बाकी विधानसभाओं में भी पार्टी को जिताने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। लगातार लोगों से फोन पर संपर्क में हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं, उनको पार्टी के कैंडिडेट को जिताने के लिए आदेश दे रहे हैं और मुझे लगता है कि उनके कहने का लाभ निश्चित तौर पर पार्टी को मिलेगा। तो जो इनके पिता हैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी, उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और वहां पर पहुंचेंगे जहां पर इनके समर्थक मौजूद होंगे और चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी।
उज्जवल रमण सिंह अब पहुंच गए हैं चुप्पेपुर में। यहाँ पर जो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और गांव वासियों से मिलेंगे और जो उनकी समस्याओं को जानेंगे और यहाँ प्रचार करेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पर तमाम उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके लोग हैं और गांव के लोग हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके बीच में आके वो यहाँ पर वो सब जो भी उपलब्धियाँ हैं, जो भी विकास किया उन्होंने या जो प्रदेश सरकार रही है समाजवादी पार्टी, उसके बारे में बताएंगे। तो इससे साफ है कहीं ना कहीं चुप्पेपुर में वो मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करें। बीहा हमारा घर है, हम घर में खड़े हैं। आप लोगों से कुछ न कहा, बस इतना ही कहा कि तुलसी राम जी का संन्यास लेके जरूरत न पड़े। अभी बहुत लंबी राजनीति करे के बाद आप लोगों से इतना कहा, कहे पक्का आवास बनवाए दे, नौकरी दे दे। अरे भाई, सब जब झूठे बोले के बाद वो आजो तक झूठ बोलत हैं। और नोटबंदी के बाद जो पैसा रहा वो पर जो है ताला लग गया। बतावा, पब्लिक हैरत में अपन पैसा कहाँ गया तो पता लगा बैंक में जो है काला धन एको ना ही विदेश से आए, लेकिन मोदी जो है चुनाव में खाली पगलवाए, मोदी मोदी, अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो नारा से अगर पेट भरे तो सभी के पेट भरा बा, कोई जरूरत नहीं बा। लेकिन नारा से पेट नहीं, भाषण से पेट नहीं, काम करके जमीन पर दिखावा तब तो समझ में आवे। उज्जवल रमण सिंह चुप्पेपुर गांव से 1 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए डिया गांव पहुंचे हैं। डिया गांव में यहां पर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। ग्रामीणों को ये बता रहे हैं कि जो भी समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है वो वायदे पूरे करेगी। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं कि जो उज्जवल रमण सिंह हैं यहाँ के लोगों को अपने समर्थन में और यहाँ के लोगों से मतदान करने के लिए अपने पक्ष में बात कह रहे हैं। और यहाँ पर लगातार वो जनसंपर्क करके जगह जगह अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिना रहे हैं। उज्जवल रमण सिंह जी इस वक्त डिया गांव के एक ब्रह्म देवता का मंदिर है, काफ़ी मान्यता है, जो भी यहाँ पर मांगता है उसकी इच्छा पूर्ति होती है। आप भगवान के मंदिर में आए हैं, क्या कहना है, कोई इच्छा या ऐसे ही अक्सर आते रहते हैं? हम तो ये हमारा घर ही है, हम लोग तो आते ही रहते हैं, लेकिन एक इच्छा जरूर है कि अखिलेश यादव जी की सरकार फिर उत्तर प्रदेश में दोबारा बने, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास और ख़ास तौर से जो हमारा क्षेत्र है इसका भी आगे विकास हो। एक गंगा किनारे का एकदम गांव है, गंगा के तट के एकदम समीप हम लोग खड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो ज़रूर उसका कुछ न कुछ लाभ इस क्षेत्र को भी मिलेगा, यही हम लोग कामना करते हैं। उज्जवल जी, आज हम लोग दिन भर आपके साथ रहे, सुबह से लेके शाम हो गई है और आप लगातार संपर्क बना रहे हैं लोगों से, तो ये देखने काफ़ी उत्साह दिख रहा है, इस बार कुछ अलग सा दिख रहा है इस बार। मैं हमेशा कहता हूं कि अब की अखिलेश जी की लहर चल रही है। लोग कहते हैं अभी दिखाई नहीं पड़ रही, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा लहर स्पष्ट होती चली जाएगी। और आप तो सवेरे से ही घूम रहे हैं, लोगों को अब की एक उत्साह इस बात का है, पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा होने जा रहा है कि सरकार दोबारा रिपीट करने जा रही है और दोबारा रिपीट कर रही है सकारात्मक वोट पर और विकास पर। अभी तक उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति और धर्म के नाम पर लड़ा जाता रहा, सरकारें उसी पर बनती रहीं, बिगड़ती रहीं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसको चुनावी पर्यवेक्षक बाद में जब आकलन करेंगे तब इस बात को समझेंगे कि कितना बड़ा परिवर्तन इस चुनाव ने कर दिया। तो चुनाव परिवर्तन करने वाला ये कहना है उज्जवल रमण सिंह जी का, और उनको उम्मीद है इस बार अखिलेश जी की सरकार जरूर बने। प्रचार खत्म होने के बाद अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। उज्जवल जी हमारे साथ में हैं। हम लोग ये भी जानेंगे, उज्जवल जी लगातार आप 2 बार चुनाव हारे, तो इस बार कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आप जीत जाएंगे? पिछले 2 चुनाव में जब हमारी हार हुई थी तब भी मुझे लगभग 67 से 68 हज़ार वोट दोनों बार मिले थे, और जो हार हुई वो 300 और 400 वोटों की रही। पहली बार 304 वोट की थी, दूसरी बार 404। तो मैं कहूँगा कि परिस्थितियों की हार थी, जनता ने नहीं हमारे हराया था। ये करछना की जनता ने हमेशा हमको प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है,
और मैं उम्मीद इस बार करूंगा कि करछना की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट करेगी। इसलिए मेरी उम्मीद है कि परिस्थितियां और कारण जो पिछली बार थे इस बार नहीं है। पक्ष में समाजवादी पार्टी के और जिस तरीके का माहौल है जो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि नतीजे अच्छे रहेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं, उन्होंने जिस तरह बात की है दलित और मुस्लिम फैक्टर, तो इस बार भी उनका जो दलित मुस्लिम फैक्टर है कहीं ना कहीं प्रभावी दिखता है। तो ऐसे में कैसे उसको आप पार करेंगे? मेरा एक ही मानना है, राजनीति में जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, मेरी एक ही सोच है कि जिसको सबका वोट मिलता है वही चुनाव जीतता है। खाली एक या दो समीकरण बनाने से चुनाव में जीत नहीं होती। जिसको अगड़ी, पिछड़ी और अनुसूचित जाति का वोट और अल्पसंख्यकों का वोट मिलता है, सबका। आज मैं जो जीत के कगार पर अगर हूं तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि अगड़ी जाति का भी समर्थन है, पिछड़ी जाति के लोगों का भी समर्थन है, अक़लियत का बहुमत से ज़्यादा जो है बहुत बड़ा समर्थन है, और अनुसूचित जाति का भी रुझान मुझे पहली बार जो है इस बार मुझे लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से लोग टूट टूट कर हमारी मदद कर रहे हैं। उज्ज्वल जी, जिस तरह मुलायम सिंह के परिवार में उठा पटक हुई और शिवपाल जी भी अलग थलग दिखाई पड़े, आज भी अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं, क्या उसका चुनाव असर नहीं पड़ेगा? क्या उसका बिल्कुल प्रभाव खत्म हो चुका है क्या? मेरा मानना है कि जिस तरीके से पिछले 3-3.5 महीने में जो घटनाक्रम रहा, उससे हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की छवि जो जनता में उभरी है, उसका लाभ हमको निश्चित तौर पर मिलेगा। तो उज्ज्वल जी ने कहा कि हमको बिल्कुल लाभ मिलेगा और अब वो अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं और अब रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह फिर से निकल चलेंगे अगले दिन की दिनचर्या पर। उज्ज्वल जी अपने घर अब आ चुके हैं और अब प्रचार खत्म हो चुका है और इसके बाद यहाँ विश्राम करेंगे। विश्राम करके फिर अगले दिन अपनी दिनचर्या शुरू करेंगे। हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर उनकी दिनचर्या देखी और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ